नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में मध्यकालीन भारत भाग 1 सीरीज के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नोत्तर को देखा, जिसका टॉपिक था भारत में इस्लामिक आक्रमण। आज हम लोग मध्यकालीन भारत भाग 2 के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत की स्थापना और दिल्ली सल्तनत के विषय में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में होती है और 1206 से 1526 ईस्वी के कालखंड को हम लोग दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत के शासकों को हम लोग सुल्तान के नाम से जानते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला जो वंश था वह था गुलाम वंश, जो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया। तो आज हम लोग गुलाम वंश से अपने टेस्ट सीरीज को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी और ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। सही उत्तर है ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। दूसरा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। सही उत्तर है ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श अर्थात लाखों को देने वाला के नाम से पुकारा गया। तीसरा प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ऑप्शन ए मंदिर, ऑप्शन बी मस्जिद, ऑप्शन सी संत की झोपड़ी और ऑप्शन डी है मीनार। सही उत्तर है ऑप्शन बी मस्जिद। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक और ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। पांचवा प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी लखनौती और ऑप्शन डी है लाहौर। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी लाहौर। मोहम्मद गौरी के मृत्यु 1206 ईस्वी के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियाँ ग्रहण करने के लिए
आमंत्रित किया, अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की तथा 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासनारूढ़ हुआ। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। छठा प्रश्न रहा यह, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1208 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1209 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1210 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1211 ईस्वी में। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1210 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल आधुनिक पोलो की भांति का एक खेल में घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। उसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। सातवां प्रश्न, निम्न सुल्तानों में से किसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। सही उत्तर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश। वैसे तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली की शानो शौकत में वृद्धि की और दिल्ली को उसने राजधानी बनाया। जैसा कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था, जबकि इल्तुतमिश दिल्ली को राजधानी बनाया। आठवां प्रश्न, किसे गुलाम का गुलाम कहा गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बलबन और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। सही उत्तर है ऑप्शन डी इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने आरंभ से ही इसे सर-ए-जहांदार अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी इल्तुतमिश से किया था। नवा प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद कौन सुल्तान बना? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन सी आराम शाह और ऑप्शन डी है रजिया। सही उत्तर है ऑप्शन सी आराम शाह। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी उसका अनुभवहीन व अयोग्य पुत्र आराम शाह था, किंतु इल्तुतमिश ने इसे अपदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, उस समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। 10वां प्रश्न, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी बलबन और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर है ऑप्शन ए इल्तुतमिश। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज़्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु घाटी पहुंचा। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास
अपने दूत भेजे थे कि वह मंगबर्नी की सहायता न करे, अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता न की और जब मंगबर्नी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया। 11वां प्रश्न है, चंगेज खां का मूल नाम था? ऑप्शन ए खासुल खान, ऑप्शन बी येसुगई, ऑप्शन सी तेमुचिन, ऑप्शन डी ओगदी। सही उत्तर है ऑप्शन सी तेमुचिन। चंगेज खान एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। चंगेज खान का वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजिन या तेमुचिन था। 12वां प्रश्न है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? ऑप्शन ए अफगानों का, ऑप्शन बी मंगोलों का, ऑप्शन सी तुर्कों का और ऑप्शन डी है अरबों का। सही उत्तर है ऑप्शन सी तुर्कों का। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, उसके मृत्यु के बाद तुर्की अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली का सुल्तान बनाया, लेकिन वह एक अयोग्य व्यक्ति था। अतः रजिया, जो कि इल्तुतमिश की सबसे योग्य संतान थी, जबकि इल्तुतमिश खुद भी रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली का सुल्तान बनाया, किंतु उसकी अयोग्यता से जनता परेशान होकर रजिया बेगम को सुल्तान चुना। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में यह पहली बार था कि रजिया के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया। यह निर्णय तुर्की अमीरों को पसंद नहीं आया और उन्होंने षड्यंत्र करके रजिया को पदच्युत कर दिया। 13वां प्रश्न है, रजिया कब से कब तक शासिका रही? ऑप्शन ए 1235 ईस्वी से 1238 ईस्वी, ऑप्शन बी 1237 ईस्वी से 1239 ईस्वी, ऑप्शन सी 1238 ईस्वी से 1240 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1236 से 1240 ईस्वी। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक सुल्तान रहा। उसके पश्चात इल्तुतमिश 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक सुल्तान रहा और उसके पश्चात रजिया 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक शासिका रही। वह दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान थी जिसे रजिया सुल्तान के नाम से जाना जाता है। 14वां प्रश्न है, रजिया की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए योग्य होना, ऑप्शन बी स्त्री होना, ऑप्शन सी अदूरदर्शी होना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी स्त्री होना, क्योंकि रजिया एक स्त्री थी। यह बात तुर्की अमीरों को पसंद नहीं आ रही थी कि उनके समक्ष एक स्त्री सुल्तान की गद्दी पर बैठे, जैसा कि एल्फिंस्टन महोदय के अनुसार यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। 15वां प्रश्न है, रजिया ने किसे अमीर ए आखुर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया था? ऑप्शन ए है अल्तुनिया को, ऑप्शन बी जलालुद्दीन याकूत को, ऑप्शन सी मोइनुद्दीन को और ऑप्शन डी है गयासुद्दीन को। सही उत्तर है ऑप्शन बी
जलालुद्दीन याकूत को रजिया एक अबिसिनियाई हबशी अफसर जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखूर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया, जिससे वह विशेष अनुराग रखती थी। 1240 ईस्वी में सरहिंद के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। अमीरों ने रजिया के भाई बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया और दोनों दिल्ली की ओर बढ़े, किंतु वह बहराम शाह द्वारा पराजित हुई तथा 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। 16वां प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर है ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन। जैसा कि रजिया के हत्या के बाद बहराम शाह शासक बना, बहराम शाह के पश्चात अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बना और अलाउद्दीन मसूद शाह के पश्चात नासरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 ईस्वी तक शासक रहा और उसी के समय में मिन्हाज उस सिराज ने अपनी तबकाते नासिरी उसे ही समर्पित की। नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को अपना वजीर बनाया और 1249 ईस्वी में उसने बलबन को उगलू खां की उपाधि प्रदान की और सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ नाइबे मुमलकत का पद दिया। 1265 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु होने पर बलबन स्वयं को सुल्तान घोषित किया तथा उसका उत्तराधिकारी बना। बलबन ने दिल्ली सल्तनत में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से रक्त और लौह की नीति को अपनाई। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार को आरंभ करवाया? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर है ऑप्शन ए बलबन। बलबन अपने दरबार के लिए एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाए और उन्हें कठोरता से लागू किया। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह थे और उसने उनकी कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा, भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पाबोस, सुल्तान के चरणों को चूमना की रीतियां आरंभ की। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार नौरोज की बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की। बलबन ने पूरी व्यवस्था को संकेतित करने के बाद स्वयं को जिले इलाही की उपाधि धारण किया और उसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। 18वां प्रश्न है, निम्न में से किसने तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर है ऑप्शन बी बलबन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नासरुद्दीन महमूद ने उसे उगलू खां की उपाधि दी थी। जिले अल्लाह की उपाधि उसने स्वयं धारण की थी। उसका शासनकाल 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक चला। बलबन अपने राजत्व संबंधी विचारों के लिए प्रसिद्ध है।
उसके राजत्व के सिद्धांत का स्वरूप और सार फारस के राजत्व से प्रेरित था। बलबन ने राजा को नियामते खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि बताया है। सत्ता ग्रहण करने के बाद बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान-ए-चहलगानी के गठन को समाप्त किया। बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां ने किया था, जिसे बलबन ने दबाया तथा विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया। 19वां प्रश्न है, किसने चांदी का टंका और तांबे के जीतल सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ किया? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी है फिरोज शाह। सही उत्तर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने चांदी का टंका और तांबे के जीतल सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ किया। उसने दिल्ली सल्तनत में टकसाल की व्यवस्था किया। इल्तुतमिश अख्ता प्रणाली का भी प्रारंभ करवाया। 20वां प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन ए एवाज, ऑप्शन बी नासुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी अली मर्दान और ऑप्शन डी है मलिक जानी। सही उत्तर है ऑप्शन डी मलिक जानी। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। तो मित्रों, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश गुलाम वंश से संबंधित 20 प्रश्नों को हल किए। इन 20 प्रश्नों की जो व्याख्याएं दी गई हैं, उन व्याख्याओं पर आप ध्यान दें तो दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश गुलाम वंश से संबंधित कंपटीशन एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। अतः आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुने और देखें। अब यहीं आज का यह सीरीज समाप्त होती है। इसके पश्चात अगले वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश खिलजी वंश के विषय में अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार मित्रों। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा हौसला अफजाई हो और इसी तरह आपकी सेवा में मैं प्रश्न सीरीज लेकर आता रहूं। धन्यवाद।